हेलो एवरीवन, आप कीजिए एएनएम की तैयारी दांगी एकेडमी के साथ अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। इसके लिए हम अपने पहले पुराने सालों में आए हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमें एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आ जाए। तो देखते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिण भाग के पश्चिम भाग में एक क्षेत्र है जो कि कहा जाता है। नर्मदा घाटी और विंध्याचल पर्वत, इसका शॉर्ट फॉर्म में विंध्य, इनके दक्षिणी भाग के पश्चिमी भाग, यानी आप मान लीजिए कि जिन दोनों का दक्षिणी भाग है, उस दक्षिणी भाग का पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है, उसे क्या कहा जाता है? निमाड़, विडमर, जापार या फिर नर्मद, इन चारों में से उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है निमाड़, जो कि नर्मदा घाटी या फिर नर्मदा घाटी या विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी भाग का पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है जिसे निमाड़ कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में आम जनजाति जिनके लिए गोधना जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है, उसे कहा जाता है गोंड, बेगा, कीकर या भील। यानी मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपने शरीर पर प्रायः गुदवाना पसंद करती है? तो वो है बेगा जनजाति। ध्यान रखिएगा, बेगा जनजाति अपने शरीर पर गुदवाना पसंद करती है या उनके जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा है। तीसरा प्रश्न। विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर राज्य है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। मध्य प्रदेश एक विशेष जनजाति या स्पेशल ट्राइब्स के मामले में भारत में नंबर 1 स्थान पर आता है। चौथा प्रश्न देखते हैं। जनजातियां जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला है, वो कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति, भील जनजाति, कीकर जनजाति या अंगा जनजाति। तो गोंड जनजाति इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से उनका नाम मिला है। या आप सभी को मालूम होगा, हमारे भारत देश या हमारा जो मध्य प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और गोंडवाना लैंड के नाम से ही गोंड जनजाति के नाम का विकास या प्रादुर्भाव हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न। भारत का मानक मध्याह्न कहाँ से गुजरता है? यानी कि भोपाल, दुर्ग, उज्जैन और सिंगरौली ने अपना अपना मानक समय निर्धारित कर रखा है। उसी प्रकार भारत की भी एक मानक समय रेखा है जो कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गुजरती है। अगला प्रश्न। जीवाश्म पार्क के जीवाश्म इतने साल पुराने होने चाहिए। हमें ध्यान रखना है कि यदि हम किसी भी जीवाश्म पार्क में जाते हैं या जीवाश्म पार्क बनाया जाता है तो वहाँ स्थित जीवाश्म कितने साल पुराने होने चाहिए? 10 से 20 मिलियन वर्ष, 30 से 40 मिलियन वर्ष या 40 से 50, 150 मिलियन वर्ष, 200 से अधिक मिलियन साल। तो इसका सही आंसर है 40 से 150 या 150 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म पार्क के होने चाहिए। 7वां प्रश्न। ऐसे राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें अत्यधिक आकर्षण बमनी दादर, जिसे सूर्यास्त बिंदु के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रख सकते हैं हम, यानी कि वहाँ की एक फेमस चीज़ है या सूर्यास्त बिंदु, वो किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इसका हिंदी नाम भी याद रखना है हमें। फॉसिल, इसको भी फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान भी लिखा हुआ आ जाता है ये कभी कभी। माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये सूर्यास्त बिंदु के लिए भी फेमस है। 8वां प्रश्न।
रीवा के महाराजा का खेल रिजर्व अब तब्दील कर दिया गया है। किस खेल में रिजर्व कर दिया गया है उसको? रीवा के महाराजा का खेल रिजर्व अब तब पहले जो रीवा के महाराज थे जिस स्थान पर अपना खेल खेला करते थे, अब उस रिजर्व स्थल को किस रूप में परिवर्तित कर दिया गया है? महादेव अभ्यारण्य को बांदीपुर अभ्यारण्य में, या बांधवगढ़ अभ्यारण्य में, या पन्ना रिजर्व में। तो हमें ध्यान रखना है कि रीवा में कौन सा अभ्यारण्य या कौन सा रिजर्व स्थित है। तो इसका सही आंसर है बांधवगढ़। बांधवगढ़ अभ्यारण्य जो कि रीवा के महाराजा का खेल रिजर्व स्थल था, उसको परिवर्तित कर दिया गया है। ये किस जिले में आता है? तो ये उमरिया जिले में आता है। हमें ध्यान रखना है ये उमरिया जिले में बांधवगढ़ अभ्यारण्य स्थित है और जो कि रीवा के महाराजा का खेल रिजर्व स्थल था। अब ये उमरिया जिले में आता है। भारत में सबसे पुराने जंगल पाए जाते हैं, या भारत के सबसे पुराने जंगल किस अभ्यारण्य या किस राष्ट्रीय उद्यान या किस विहार या किस पार्क में पाए जाते हैं? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार पार्क, या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो जो बोरी है वो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में सबसे पुराने जंगल पाए जाते हैं। बोरी यानी ये ध्यान रखने की एक ट्रिक है कि मान लीजिए हमारे घर में कोई भी सामान पुराना हो जाता है तो हम उसे बोरी में भर देते हैं। तो जो सबसे पुराना जंगल है वो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। 10वां प्रश्न, अचान कमार एक अभ्यारण्य है, ये किस जिले में स्थित है? अचान कमार एक अभ्यारण्य है, ये किस जिले में स्थित है? रीवा, अनूपपुर या रतलाम? रीवा, अनूपपुर या रतलाम या मुरैना? तो अनूपपुर जिले में अचान कमार अभ्यारण्य स्थित है। 11वां प्रश्न, गांधी सागर अभ्यारण्य किस जिले में है? गांधी सागर आपको मालूम भी होगा एक जलप्रपात है। किस नदी पर बनाया गया है गांधी सागर? एक परियोजना भी चल रही है, ये चंबल नदी पर चल रही है ये परियोजना। तो यदि हमें मालूम हो कि गांधी सागर परियोजना कौन से जिले में है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि गांधी सागर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो आपके सामने ऑप्शन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, मंदसौर, सोन, रीवा और जबलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी सागर, क्योंकि गांधी सागर परियोजना मंदसौर जिले में चंबल नदी पर स्थित है, इसीलिए वहाँ पर एक अभ्यारण्य बनाया गया है जिसे गांधी सागर अभ्यारण्य कहा जाता है और ये मंदसौर जिले में है। अगला प्रश्न है, अभ्यारण्य जिसमें कई चट्टान आश्रय यानी कि चट्टानों से बने हुए आश्रय किस अभ्यारण्य में स्थित है? केन घड़ियाल अभ्यारण्य, शिवपुरी, नरसिंहगढ़ या कान्हा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में कई प्रकार के चट्टानों से निर्मित आश्रय स्थल उपस्थित हैं। अगला प्रश्न, नौराधी एक अभ्यारण्य है जो कि स्थित है, इसे नौरादेही भी कहा जाता है। कहीं पर नौराधी और कहीं पर नौरादेही मिलेगा आपको। तो इसका सही आंसर बताना है सागर, मुरैना, रीवा और बंजार। तो इसका सही आंसर है सागर। आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जैसे हम पानी के जलाशय जैसे नदी हुए, तालाब हुए, इनमें नाव चलाते हैं, तो नौरादेही या नौराधी तो सागर में चल रही है हमारी नौका या नौराधी। एक अभ्यारण्य जो कि मुरैना में स्थित है। तो अभ्यारण्य से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमें अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक अभ्यारण्य जो कि मुरैना में स्थित है, सोन अभ्यारण्य, कुनो अभ्यारण्य, घाटी गांव अभ्यारण्य या बांधवगढ़ अभ्यारण्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुनो। कुनो कहाँ पर है? मुरैना में है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है आप सभी को मालूम है? कहाँ से निकलती है? सागर जिले, रीवा जिले की जानापाव हिल्स की मिक्की सीमाओं, कहाँ से निकलती है चंबल नदी? चंबल नदी का उद्गम स्थल इंदौर जिले की महू
महू तहसील की जानापाव टेकरी या जानापाव हिल्स से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जानापाव हिल्स। अगला क्वेश्चन है इसका, बीना और हसन सहायक नदियां हैं। किस नदी की सहायक नदियां हैं? यदि आपको एक नदी भी मालूम होगी तो हम दूसरी नदी से ट्रिक से पता कर सकते हैं कि ये किसकी सहायक नदी होगी। तो बीना, चंबल, ताप्ती, नर्मदा या बेतवा, किसकी सहायक नदी है? तो ये है बेतवा नदी की। बेतवा और बीना ऐसे हमें याद रखना है। तो हसन भी उसी की सहायक नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, शिप्रा नदी में विलीन होती, शिप्रा नदी खालिस्तान में विलीन होती है। चंबल नदी में, नर्मदा नदी में कि सोन नदी में या फिर स्वर्ण नदी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। शिप्रा नदी को आपको मालूम होगा, शिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। ध्यान रखना है कि मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? शिप्रा नदी को। अगला प्रश्न, एक प्रमुख शहर जिससे शिप्रा नदी गुजरती है। तो आपको मालूम होना चाहिए शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? उज्जैन, मुरैना, ग्वालियर और सागर। तो उज्जैन नगर, जो कि महाकाल की नगरी कही जाती है, वह शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल खालिस्तान नदी के उस पार स्थित है। यानी कि जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल है वो नदी कौन सी नदी के पार स्थित है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, चंबल नदी और तवा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तवा नदी। सबसे बड़ा पुल तवा नदी के पार स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है? अभी हमने इससे पहले एक प्रश्न देखा था मालवा की गंगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये इससे पहला वाला प्रश्न मालवा की गंगा था और ये मध्य प्रदेश की गंगा है। तो मालवा की गंगा शिप्रा नदी को या क्षिप्रा नदी को कहा जाता है, जबकि मध्य प्रदेश की गंगा, तो मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को। अगला क्वेश्चन है, मांडार एक झरना है जो कि इनके संगम के द्वारा बनाया गया है। कहीं पर ये आपको मानधार भी मिलेगा और यहाँ लिखा है मांडार, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नर्मदा और ताप्ती नदी के संगम पर, नर्मदा और तवा नदी के संगम पर, चंबल और नर्मदा नदी के संगम पर, चंबल और ताप्ती नदी के संगम पर। तो ये है नर्मदा और तवा नदी के संगम पर। नर्मदा नदी जिसका उद्गम स्थल है, नर्मदा नदी जिसका कि उद्गम स्थल है अमरकंटक, और जहाँ पर नर्मदा नदी और तवा नदी मिलती है, इन दोनों के संगम स्थल पर एक बहुत सुंदर जलप्रपात का निर्माण करती है जिसे कहा जाता है मानधार जलप्रपात। अगला प्रश्न देखते हैं, जिला गुना किस नदी के द्वारा विभाजित होता है? तो ध्यान रखिए ज़्यादातर प्रश्न में अभ्यारण्य और नदियों से रिलेटेड मिले हैं, इसलिए ये हमें अच्छी प्रकार से पढ़ना है। गुना जिला तवा नदी, तमसा, सिंध और जामनी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है सिंध नदी के किनारे। प्रश्न देखते हैं हम, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ऊपर जैसे कि एक प्रश्न आया था आपको, गांधी सागर परियोजना कहाँ पर है या अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो हमने देखा था मंदसौर में। तो अब ये देखना है गांधी सागर बांध कहाँ बनाया गया। तो ये हमें मालूम होना चाहिए ये बांध किस नदी पर बनाया गया है और किस स्थान पर है। दो प्रश्न एक ही चीज़ से पूछे गए हैं। तो ये है हमारा चंबल नदी पर। अगला प्रश्न, साइक्लोपियन बांध में है, यानी कि ये बांध किस नदी पर बना हुआ है? बेतवा नदी, चंबल नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। तो इसका आंसर है बेतवा नदी। बंजार नदी परियोजना खालिस्तान घाटी में है। गंगा, नर्मदा, यमुना और चंबल बंजार नदी परियोजना। तो ये है नर्मदा घाटी में बंजार नदी परियोजना चल रही है, नर्मदा घाटी में। अगला प्रश्न, बारना किसकी सहायक नदी है? बेतवा नदी की, चंबल नदी की, ताप्ती नदी की या नर्मदा नदी की? तो ये है नर्मदा नदी की। मध्य प्रदेश की इन खालिस्तान नदियों में बरगी एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है।
बरगी सिंचाई परियोजना किस नदी पर चल रही है? नर्मदा और गंगा, नर्मदा और यमुना, नर्मदा और ताप्ती, चंबल और ताप्ती। तो ये चल रही है नर्मदा और गंगा दोनों के ऊपर। नर्मदा नदी जो कि गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, और वहीं पर एक बरगी सिंचाई परियोजना इन दोनों नदियों पर चल रही है। देखते हैं हम, नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था है सलाखें, वृक्ष के समान, रेडियल या आयताकार। तो सलाखें, नर्मदा के द्वारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, नर्मदा से निकलने वाला जल वो सलाखों या ट्रेलिस के रूप में निकालने की जल व्यवस्था की गई है। 1010 से 1053 ईस्वी में निर्मित सबसे पुराने बांधों में से एक है। कौन सा बांध इस टाइम पे निर्मित हुआ था? गांधी सागर, बारना या साइक्लोपियन बांध या तवा बांध। तो आपको मालूम है तवा बांध तवा नदी पर है, ये मानव निर्मित बांध है। गांधी सागर भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है और बारना बांध भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ये बना हुआ है साइक्लोपियन बांध, जो कि 1010 से 1053 ईस्वी में बना हुआ सबसे पुराना बांध है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्याओं में से एक है सूखा, बाढ़, जल भराव या पानी टपकना। तो आपको मालूम है मध्य प्रदेश में मध्यम प्रकार की वर्षा का स्तर मध्यम प्रकार का माना जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा तो नहीं पड़ता है, किंतु यहाँ पर कहीं कहीं जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल भराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय मित्रा योजना है ग्रामीण पानी शेड प्रबंधन, शहरी छत जल संचयन या स्थायी जल प्रबंधन या जल प्रदूषण नियंत्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा शहरी छत जल संचयन, जय मित्रा योजना। अगला प्रश्न, चतुर्भुज नाथ मंदिर खालिस्तान अभ्यारण्य के पास स्थित है गांधी सागर, करेरा, केन घड़ियाल या शिवपुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी सागर। चतुर्भुज नाथ मंदिर गांधी सागर अभ्यारण्य के पास स्थित है, यानी गांधी सागर से रिलेटेड हमने यहाँ पर 3 प्रश्न देख चुके हैं। अगला प्रश्न, जब आप केन घड़ियाल अभ्यारण्य जाते हैं तो निकटतम पर्यटन स्थल क्या है? मांडू, उज्जैन, खजुराहो या ग्वालियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खजुराहो। केन घड़ियाल अभ्यारण्य के सबसे पास में खजुराहो एक पर्यटन स्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के अनुसार विरासत स्थलों में से एक है उज्जैन में केदारनाथ मंदिर, मांडू में जहाज महल, खजुराहो स्मारक या भोजपुर। कौन से स्थल हैं जिनको यूनेस्को ने अपनी धरोहर सूची में सम्मिलित कर रखा है, हमें ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खजुराहो के स्मारक, और सांची के स्तूप भी यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंडोला महल और जहाज महल दोनों कहाँ हैं? तो ये जो मध्य प्रदेश के अंदर धार जिले में मांडू एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है, वहाँ पर हिंडोला महल और जहाज महल दोनों स्थित हैं। अगला प्रश्न, करेरा अभ्यारण्य किस साल में स्थापित हुआ? 1981, 1988, 1991 या 2000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1981। पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क कौन सा है? सतपुड़ा, केन घड़ियाल, करेरा या नेमावर। तो सतपुड़ा में बहुत प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। करेरा अभ्यारण्य के करीब अन्य पर्यटक जिले हैं उज्जैन और नेमावर, मांडू और रीवा, रीवा और होशंगाबाद और शाहपुरा। तो उज्जैन और नेमावर दोनों ही करेरा अभ्यारण्य के पास में स्थित पर्यटक जिले हैं। अगला प्रश्न, लोकप्रिय शिव मंदिर जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन, मांडू, भोजपुर, रीवा। तो भोजपुर। संग्रहालय जो कि रीवा के महाराजा की चीज़ें या निजी चीज़ें बरकरार रखता है वो है
यानी रीवा के महाराज से भी हमने इससे पहले प्रश्न देख लिया था। ये रीवा के महाराज की जो भी पर्सनल चीज़ें थी उन्हें संग्रहित करने का कार्य करता है। इंदौर में इंदौर संग्रहालय, भोपाल में छिप्रा संग्रहालय, बांधवगढ़ में बघेल संग्रहालय या उज्जैन में सतपुड़ा संग्रहालय। तो बांधवगढ़ में बघेल संग्रहालय, ये अभी हमने देखा था। रीवा के महाराज जो कि उनका खेल स्थल था उसे किस में बदल दिया गया है, अब बांधवगढ़ अभ्यारण्य में, और इसी में एक संग्रहालय स्थित है जो उनकी पर्सनल चीज़ों को संग्रहित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1818 तक मराठा होलकर की अवधि के दौरान मालवा की राजधानी थी महेश्वर, इंदौर, भोपाल या फिर उज्जैन। तो महेश्वर। आपको मालूम होगा अहिल्या महारानी अहिल्याबाई या माताजी अहिल्याबाई जिनका समाधि स्थल है महेश्वर, वो उन्होंने 1818 तक वहाँ इंदौर की राजधानी बनाया था महेश्वर को। भोपाल में गौहर महल 1816 में खालिस्तान के अंतर्गत आता था, नवाबों के अंतर्गत आता था, क्योंकि भोपाल में नवाबों का शासन था, इसीलिए वो नवाबों के अंतर्गत आता था। इंदौर में पैदा हुए फिल्म शोले के दिग्गज लेखक हैं, यानी शोले के दिग्गज लेखक हैं। शोले को किसने लिखा है? शोले पिक्चर या हिंदी फिल्म इसे किसके द्वारा लिखा गया है? जावेद अख्तर, सलीम चिश्ती, सलमान खान या सलीम खान। तो इसका आंसर हो जाएगा सलीम खान। मध्य प्रदेश में पानी और वित्त मंत्री हैं बाबूलाल गौर, जयंत मलैया, गोपाल भार्गव या उमाशंकर गुप्ता। तो ये अब चेंज हो चुके हैं, तो उस वक्त थे जयंत मलैया। यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश राज्य मंत्री हैं, तो ये उस टाइम पर थी। औद्योगिक, अभी हमें सारे मंत्रिमंडल की लिस्ट ध्यान में रखनी है। अमरकंटक के लिए पौराणिक नाम है विंध्या पर्वतधाम, रिक्षा पर्वत, हिमा पर्वत, शिवालिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिक्षा पर्वत, या इसे हिंदुओं का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है अमरकंटक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऐसा माना जाता है कि इनके परिवार ने, जो कि ग्वालियर से हैं, सरोद का आविष्कार किया। ग्वालियर के महाराजा उस्ताद भीम सिंह जोशी, अमजद अली खान या माधव होलकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमजद अली खान। इन्होंने सरोद, जो कि एक वाद्य यंत्र है, इसका आविष्कार किया है। संगीतकारों को अब तक भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक तमिलनाडु से MS सुब्बलक्ष्मी हैं और अन्य मध्य प्रदेश से थे, वो हैं लता मंगेशकर। लता मंगेशकर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं और इन्हें भी भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका। तो ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के किस संगीतकार को या गायक को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है? तो लता मंगेशकर। ग्वालियर में पैदा हुए और प्रसिद्ध हिंदी लेखक, कांग्रेस के दिग्गज नेता शरद पवार, शरद यादव, पृथ्वीराज चौहान या गणेश शंकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणेश शंकर, जो कि एक कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं और ये प्रसिद्ध हिंदी लेखक भी हैं और इनका जो जन्म है ग्वालियर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के सबसे प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये बहुत IMP प्रश्न है, बहुत सारी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आप सभी को मालूम होगा। रविशंकर शुक्ल या पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इस प्रकार की सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रख सकूं, जिससे आपको पता चल सके कि परीक्षा का पैटर्न अब तक किस प्रकार का रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।